पढ़ेंगे, और पार्ट 1 का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से आप जाके देख सकते हैं। तो इस चैप्टर में मेनली हम लोग 6 चीज़ें पढ़ेंगे, जो है द फ्रेंच रिवॉल्यूशन एंड द आइडियाज ऑफ नेशन, द मेकिंग ऑफ जर्मनी इन यूरोप, द एज ऑफ रिवॉल्यूशन जो 1830 और 1848 के बीच में हुआ था, और द मेकिंग ऑफ जर्मनी एंड इटली, विजुअलाइजिंग द नेशन एंड नेशनलिज्म्स एंड इम्पीरियलिज्म्स, है ना। तो ये 6 चीज़ें हैं जो हम लोग को बेसिकली इस चैप्टर में पढ़ना है ना। तो ये 2 3 4 5 6 है ना। तो हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इससे, इस वाले से, जो फर्स्ट वाला हमारा टॉपिक है उससे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये पेपर को कलर ले लेते हैं यहाँ से, है ना। तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन कब स्टार्ट हुआ था? इट वॉज स्टार्टेड इन 1789 विच वॉज द फर्स्ट एक्सप्रेशन ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, है ना। ये 1789 में स्टार्ट हुआ था, जब यूरोप का पहला एक्सप्रेशन था नेशनलिज्म में। और इसका एक और पॉइंट है, वो भी हम लोग देख लेते हैं। फ्रेंच डिमांडेड दैट एबॉलिशमेंट ऑफ मोनार्की एंड एस्टेब्लिशमेंट ऑफ डेमोक्रेसी। फ्रेंच क्या चाहता था कि मोनार्की वहाँ से ख़त्म हो जाए और वहाँ पे डेमोक्रेसी ला दिया जाए, है ना। तो इसी के साथ कुछ चेंजेस आई फ्रेंच रिवॉल्यूशन में। तो चेंजेस क्या है हम लोग वो भी देख लेते हैं। तो मेजर चेंजेस ड्यूरिंग द फ्रेंच रिवॉल्यूशन, है ना, मेजर चेंजेस ड्यूरिंग द फ्रेंच रिवॉल्यूशन, है ना। तो इसमें 2 नाम हैं, दी पार्टी एंड ले सिटीजन, एम्फेसिस द यूनाइटेड कम्युनिटी एंड इक्वल राइट्स, है ना। तो इन दोनों ने एम्फसाइज किया था कि सब लोग को इक्वल राइट्स मिलना चाहिए और एक यूनाइटेड कम्युनिटी बननी चाहिए, है ना। तो अब इन दोनों का क्या मतलब होता है? तो ला पात्रे का मीनिंग होता है द फादरलैंड, है ना, और द सिटोयन का मीनिंग होता है द सिटीजन, जैसे कि यहाँ पे मैंने लिखा है, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे, है ना। तो मीनिंग होता है द सिटोयन, है ना। और इसका दूसरा पॉइंट क्या है जो चेंजेस हुई थी? पावर ट्रांसफर्ड फ्रॉम मोनार्की टू कॉमन पीपल और रिप्रेजेंटेटिव। जो मोनार्की के पास जो पावर्स थी वो उसके पास चली गई, मतलब कॉमन पीपल के बाद आ गई ना। और क्या हुआ? फ्लैग्स हुआ इंट्रोड्यूस, फ्लैग्स बन गई, मतलब अलग अलग लोगों का फ्लैग्स कंट्री, वो मतलब फ्लैग नई फ्लैग्स निकलने लगी। और फ्रेंच बिकेम द नेशनल लैंग्वेज, ना, फ्रांस का फ्रेंच एक लैंग्वेज बन गया, है ना। और न्यू नेशनल एंथम वर कंपोज्ड, और यहीं पे एक नया नेशनल एंथम भी बना था, ठीक है ना। और फिर कुछ ये जो पीरियड मैंने आपको बताया था 1789, है ना, इस पीरियड के 10 साल बाद, और इस बीच में क्या हुआ था कि जो लोग मतलब कॉमन पीपल्स थे वो अपनी खुशी की ज़िंदगी बिताते थे, ठीक है ना, ये सब राइट्स फॉलो करते थे। फिर 1799 10 साल बाद नेपोलियन बोनापार्ट की एंट्री हुई। तो नेपोलियन सीज्ड पॉलिटिकल पावर्स इन 1804 ना, 1804 में नहीं सॉरी 1799 में उसने एंटर किया फ्रांस में, है ना। और 1804 में उसने एक सिविल कोड बनाया जिसको कहा जाता है नेपोलियन कोड, ना। तो ये इम्पोर्टेंट है, तो इसको एग्जाम में आ सकता है, तो उसे हम लोग नेपोलियन कोड भी कह सकते हैं ना। तो इस पेज में अभी इतना ही है, तो आप इसको देख लीजिए, मैं इसको भी इरेज कर देता हूँ। आप इसके स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ताकि अगर कहीं लिखना हो आपको तो लिख सकते हैं इसको। जी मैं इसकी थोड़ी हाइट बढ़ा दूँ, तो ये लीजिए, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। तो मैं बढ़ता हूँ फिर आगे। तो ये यहाँ पे हम लोग आ गए हैं दूसरे पेज पे। और यहाँ पे क्या हुआ था कि जब वो आया तो उसने नए नए कोड्स निकाले और उसने कुछ और चीज़ें निकाली, तो वो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। और इस नेपोलियन बोनापार्ट का कुछ मतलब पॉजिटिव चीज़ें थी और कुछ निगेटिव चीज़ें थी, है ना। तो ये जो इतना दिया गया है ये हम लोग पॉजिटिव चीज़ें पढ़ लेंगे ना, और इसके बाद कुछ ड्रॉबैक्स दिए गए हैं, तो ड्रॉबैक्स इसकी निगेटिव चीज़ें हो गई ना। तो पॉजिटिव चीज़ों को देख लेते हैं हम लोग पहले। कलर इसको मैं चेंज कर देता हूँ, येलो कर देता हूँ, है ना। तो पहला पॉइंट है इस्टेब्लिशमेंट ऑफ इक्वालिटी बिफोर लॉ, कि वो इक्वालिटी ला दिया था, मतलब बिफोर लॉ, ना।
ताकि सब में इक्वालिटी रहे, है ना। और ये भी एक अच्छा ही काम था। और राइट्स टू प्रॉपर्टी भी, है ना, उसने सबको ये मतलब एक ऐसा बना दिया था कि सबके पास प्रॉपर्टी होना ज़रूरी है ना। और फ्यूडल सिस्टम वॉज अबॉलिश्ड, फ्यूडल सिस्टम उसने ला दिया था। ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशंस वर इम्प्रूव्ड, ट्रांसपोर्ट ट्रांसपोर्ट अच्छे हो गया था। कम्युनिकेशंस, बातचीत करने के तरीके, वो भी कम्युनिकेशन एकदम अच्छी तरह से वो बना दिया था। और गिल्ड रिस्ट्रिक्शंस वर रिमूव्ड, कुछ रिस्ट्रिक्शंस थे इसके आने से पहले, तो उस रिस्ट्रिक्शंस को भी इसने रिमूव कर दिया था, है ना। अब कुछ ड्रॉबैक्स हैं, तो इसके हम लोग ड्रॉबैक्स भी देख लेते हैं, है ना। तो जैसे इंक्रीज टैक्स, इसने टैक्स बढ़ा दिया था, फिर बाद में थोड़ा जब इसे लगा कि अब मतलब वो कमज़ोर हो रहा है, तो वो इसने टैक्स बढ़ा दिया, है ना। सेंसरशिप उसने इम्पोज करती है। सेंसरशिप वो होता है कि जब कोई भी उसके प्रति अगर उसके खिलाफ अगर कोई मीडिया में या न्यूज़पेपर में अगर कोई भी वर्ड या कोई भी खबर छपवाएगा तो उसे पनिशमेंट मिल सकता है ना। और फोर्स टू ज्वाइन दी आर्मी, और वो जो लोग होते थे उनको आर्मी में ज्वाइन करा देता था। तो ये थी कुछ ड्रॉबैक्स, तो जो मतलब फोर्स तो नहीं करना चाहिए कि अगर किसी को मन नहीं है तो फिर भी वो आर्मी में ज्वाइन कर सकता है, करना पड़ेगा उसको ना। तो ये थी ड्रॉबैक्स और ये थी कुछ पॉजिटिव चीज़ें ना। और 1815 में क्या हुआ, एक बैटल ऑफ वाटरलू था, उसमें ये हिस्सा लिया था, है ना। वो 1815 में कंडक्ट हुआ था, है ना। और 1815 में एक ट्रीटी भी साइन हुई थी जिसका नाम है ट्रीटी ऑफ वीना, है ना। तो इस बैटल ऑफ वाटरलू में कौन कौन सी मतलब वो शामिल थी, कौन कौन सी कंट्रीज, तो उसका नाम है प्रूशिया, रशिया, ऑस्ट्रिया और ब्रिटेन। ये 4 कंट्रीज इस वॉर में, बैटल में वो भाग ली थी, है ना। और ट्रीटी ऑफ वीना में क्या मेनली लिखा गया था कि जो 52 डायनेस्टी है ना, तो जो अब नहीं रहा था, तो अब उसको रिस्टोर कर दीजिएगा, फिर से एक बार उसको बना दीजिएगा, है ना। और इस वाटरलू में, जो बैटल ऑफ वाटरलू हुआ था, उसमें नेपोलियन की हार हो गई थी, मतलब नेपोलियन हार गया था उसमें, है ना। तो ये थी कुछ इसकी ड्रॉबैक्स और कुछ पॉजिटिव चीज़ें। तो हम लोग रुक जाइए ना, तो हम लोग इसका देख चुके हैं, ये द फ्रेंच रिवॉल्यूशन एंड द आइडियाज़ ऑफ नेशन। तो ये अब ये मैं इसको इरेज कर देता हूँ, यहाँ पे प्रिंट हो गया है, 1 मिनट हो गया ये लीजिए ना। तो ये देखिए, है ना, ये जो हम लोग का पहला पॉइंट है द फ्रेंच रिवॉल्यूशन एंड द आइडियाज़ ऑफ नेशन, ये पार्ट 2 में मैंने कंप्लीट कर दिया। और अब अगली वीडियो में बनाऊंगा, उसमें मैं ये द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप समझाऊंगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू अगेन, बाय बाय।